व्हाट्स अप ब्यूटी फैमिली, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज मानवा के सेकंड पार्ट में सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा ज़ो मिंगरयू नाम का एक बंदा क्लेन मोर्टी की बॉडी के अंदर आ चुका है और उसी की आइडेंटिटी के साथ जीने लग जाता है। क्लेन यहाँ पर काफी सारी नई नई चीजें देखता है, साथ ही साथ इस बंदे को एक मैजिकल जगह का एक्सेस मिल जाता है जहाँ पर ये कभी भी आ जा सकता है। इस वाले वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन देखते हैं क्लेन बढ़िया से आलू तैयार करके खा लेता है। क्लेन खुद से कहता है अब जाकर जान में जान आई है। उस रिचुअल के कारण काफी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है, मुझे भी एक बियॉन्डर बनना होगा, जिसके बारे में जस्टिस और हैंगडमैन बात कर रहे थे। मेरे लिए किस्मत की बात है क्लेन को डायरी लिखने की आदत थी, जिससे कि मुझे क्लेन की टूटी फूटी मेमोरीज की और भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा मुझे क्लेन की मिस्ट्री भी सोल्व करनी है कि आखिर उसने सुसाइड किया था या फिर उसके साथ क्या हुआ है। यही सब सोचते हुए ये बंदा क्लेन की डायरी पढ़ने लग जाता है, जिसके अंदर लिखा होता है। ये बात 29 मई की है, जब एक लड़का जिसका नाम वेल्च था वो मिलता है क्लेन और नाया नाम की लड़की से। वेल्च के हाथ में एक बुक लगी होती है जो कि फोर्थ इपोच की है, जिसके अंदर फोर्थ इपोच की काफी सारी इंफॉर्मेशन है। दोस्तों यहाँ पर इपोच का मतलब है हिस्ट्री का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो फिलहाल का इन लोगों का टाइम है, यानी कि जिस काल में ये जी रहे हैं इसे आयरन एज कहते हैं। और इस आयरन एज के जस्ट पहले ही फोर्थ इपोच था। दोस्तों यहाँ पर ईयर्स तो नहीं दिखाए गए हैं कि फोर्थ इपोच कितने सालों पहले गुजर गया है। वेल्च को जो डायरी मिली थी, वेल्च उस डायरी को आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए वो नाया और क्लेन से मदद मांगता है। क्लेन तैयार हो जाता है क्योंकि क्लेन को भी ऐसी ही चीजों में इंटरेस्ट है। ये वाला क्लेन यानी कि ज़ो मिंगरयू कहता है, लेकिन फोर्थ इपोच तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। फोर्थ इपोच के बारे में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं जानता है। सारी ही इंफॉर्मेशन 7 मेजर चर्चेस की तरफ से दी गई है, जो कि थेवरिकल बातें हैं। फिलहाल के टाइम पर हम सोलोमन एम्पायर, ट्यूडर डायनेस्टी और ट्रांसुस्ट एम्पायर इनके बारे में ही जानते हैं। क्लेन एक हिस्ट्री स्टूडेंट था, इसी कारण से जैसे उसे पता चला कि फोर्थ इपोच के बारे में उसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। एक मिनट रुको जरा, कहीं ऐसा तो नहीं क्लेन को फोर्थ इपोच के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो कि उसकी डेथ का कारण बन गई। ये सोचकर क्लेन काफी हैरान हो जाता है और फटाक से पेज पलटाकर और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है। 24 जून की बात है, नाया क्लेन को बताती है इन लोगों ने कुछ नया डिस्कवर किया है। इसी कारण से क्लेन खुद जाकर देखने का डिसाइड करता है। इसी के अगले दिन 25 जून की बात है, क्लेन को एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। क्लेन को पता चलता है हॉर्नेसिस माउंटेन्स, जिसकी पीक ऊंचाई 6000 मीटर ऊंची है, वहां पर एक पूरा का पूरा नेशन बसा हुआ था जिसका नाम था नेशन ऑफ एवरनाइट। क्लेन के लिए हैरानी की बात यह है, एक पूरा का पूरा नेशन इतनी ज्यादा ऊंचाई पर कैसे सरवाइव कर सकता है। इसी के एकदम लास्ट पेज पर क्लेन खुद से सवाल पूछता है, क्या ये सब अजीब चीजें असली है? यानी कि दोस्तों इसका मतलब साफ है, क्लेन को कुछ ऐसी चीजें दिखी थी जो कि उसकी समझ से पूरी तरह से बाहर थी। लास्ट वाले पेज पर डेट 26 तारीख लिखी हुई है और ज़ो मिंगरयू इस वर्ल्ड में 28 तारीख को आया है। इसीलिए ज़ो मिंगरयू सोच रहा होता है जरूर से कहीं न कहीं पर 27 तारीख की इंफॉर्मेशन भी लिखी होगी। तभी इसे वो लाइन याद आती है जो कि इसने आते के साथ देखी थी, जिसमें लिखा था सभी लोग मारे जाएंगे और मैं भी। ज़ो मिंगरयू अपने मन में कहता है, तो मेरे पास इतने ही क्लूज है जिन्हें कि मैं ढूंढ सकता था। वैसे जब मैं ये सब जान चुका हूँ, मेरे हिसाब से क्लेन को जॉब हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इस दुनिया में इस टाइम पर यूनिवर्सिटीज पहले से ही काफी कम और काफी दूर दूर पर मौजूद है, जिस कारण से यूनिवर्सिटीज को नोबल्स और काफी रईस लोग ही अटेंड कर सकते हैं। इसी कारण से अगर क्लेन जैसा कोई कॉमनर किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेता है, भले ही बाद में वो फेल भी हो जाए, तब भी वो अपने सोशल कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हुए काफी आसानी से जॉब लगवा सकता है। दोस्तों अगर तुम ये सोच रहे हो क्लेन की फैमिली तो काफी गरीब है, तो फिर क्लेन ने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कैसे किया? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है।
क्लेन के फादर आर्मी मैन थे और जैसे उनकी डेथ हुई क्लेन की फैमिली को पेंशन मिली थी। उन्हीं पैसों के इस्तेमाल से क्लेन का एडमिशन एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में हो जाता है। ज़ो मिंग्र्यू अपने मन में आगे कहता है, एग्जाम्पल के लिए वेल्च को ही लिया जा सकता है। वेल्च के फादर बहुत ही अमीर बैंकर है और वो मेरे और नाया के ही ग्रुप में था। इसका मतलब वो हमारी मदद काफी आसानी से कर सकता था। एक मिनट रुको जरा, हाँ वेल्च, मुझे वेल्च से ही मिलना चाहिए और उसकी बुक को देखना चाहिए ताकि मुझे और भी क्लूज मिल सके। लेकिन अगर उस बुक का सचमुच में मुझसे कुछ लेना देना है तो मैं दोबारा से बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर मैं नहीं जाता तो मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता और मैं इस मिस्ट्री को कभी सोल्व नहीं कर पाऊंगा। ज़ो मिंग्र्यू के ऐसा सोचते ही इसे दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और इसे पता चलता है बाहर पुलिस आई है। पुलिस वाले रूम के अंदर इंटर होते हैं और ये लोग क्लेन को बताते हैं वेल्च मर चुका है। ऐसा सुनकर क्लेन को एक बड़ा झटका लगता है। फिर क्लेन नाया के बारे में पूछता है। पुलिसमैन बताता है कि नाया भी मर चुकी है। क्लेन पूछता है क्या उन लोगों का मर्डर हुआ है। पुलिसमैन कहता है नहीं, एविडेंसेस के हिसाब से उन्होंने सुसाइड किया है। मिस्टर वेल्च ने अपने सिर को दीवार पर बहुत बार मारा था जिससे कि दीवार पर खून के निशान मिले हैं और मिस नाया ने अपने आप को बेसिन वाटर में डुबा कर मारा है। पोस्टमार्टम से पता चला है उन लोगों ने कोई भी ड्रग्स नहीं लिए थे और ना ही उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई है। हमें बताओ तुमने मिस्टर वेल्च और मिस नाया को आखिरी बार कब देखा था। क्लेन इन पुलिस वालों को बता देता है कि ये तीनों मिलकर वेल्च की एक बुक पर स्टडी कर रहे थे और ये तीनों आखिरी बार 26 तारीख को मिले थे। क्लेन ने अभी भी इन पुलिस वालों से मेन बात छुपा ली है। तभी क्लेन की नजर पड़ती है एक पुलिस वाले ने क्लेन की डायरी उठा ली है। क्लेन अपने मन में कहता है ये लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और इन्होंने तो मुझे सर्च वारंट भी नहीं दिखाया है। रुको जरा, यहाँ पर तो जुडिशियल सिस्टम इतना इवॉल्व ही नहीं हुआ है। सर्च वारंट जैसी कोई चीज ही नहीं है। यहाँ तक कि ये पुलिस का सिस्टम भी लगभग 15-16 साल पहले ही शुरू हुआ है। क्लेन के ऐसा सोचते ही अपन देखते हैं ये पुलिस वाला क्लेन की डायरी को पढ़ लेता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज पुरानी होती है जिससे कि इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। पुलिसमैन क्लेन से कहता है कितनी अजीब बात है, आखिर इस लाइन का मतलब क्या है। क्लेन अपने मन में कहता है अब मैं क्या करूं, क्या मुझे झूठ बोल देना चाहिए। किसी भी चीज का सामना करने का ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। ऐसा सोचते हुए क्लेन कहता है इसका मतलब तो मैं भी नहीं जानता, मेरा सिर दर्द हो रहा था इसी कारण से मैंने कुछ भी ऐसे ही लिख दिया और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि मैं कुछ न कुछ भूल रहा हूँ। ऐसा सुनते ही एक पुलिसमैन चिल्लाकर कहता है ये क्या बकवास है, क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो जो हम तुम्हारी ऐसी बात पर विश्वास कर लेंगे। क्लेन कहता है लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। तभी ये वाला पुलिसमैन कहता है हो सकता है तुम सच कह रहे हो, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पर एक नई ऑफिसर आने वाली है जिसे कि सब कुछ पता चल जाएगा और वो तुम्हारी मेमोरीज भी वापस ले आएगी। क्लेन अपने मन में कहता है कोई एक्सपर्ट आने वाली है जो कि मेरी मेमोरीज को वापस ला सकती है। क्या वो कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह है? अगर इन लोगों को मेरी मेमोरीज के बारे में पता चल गया तब मैं क्या करूंगा। पुलिसमैन कहता है ठीक है मिस्टर क्लेन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। फिलहाल के टाइम पर आप टिंगेन सिटी को छोड़ के नहीं जा सकते। आपको अगर कुछ भी पता चलता है तो हमें इन्फॉर्म करना होगा, नहीं तो आप कानून की नजरों में गुनहगार होंगे। ऐसा कहते हुए ये पुलिसमैन यहाँ से जाने लग जाते हैं। क्लेन अपने मन में कहता है क्या ये खत्म हो चुका है, ये लोग मुझसे और सवाल नहीं पूछने वाले या फिर मुझे टॉर्चर वगैरह नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। इतने में ये पुलिसमैन रुक कर कहता है कितनी अच्छी बात है, तुम काफी लक्की हो। आमतौर पर अगर किसी के भी साथ ऐसा होता है तो नॉर्मली सभी लोग ही मारे जाते हैं। हमें इस बात की खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। ऐसा कहते हुए ये पुलिसमैन यहाँ से चले जाते हैं। अचानक से क्लेन अपने मन में कहता है एक मिनट रुको जरा, अगर ये मैटर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये लोग मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो इन लोगों का इकलौता विटनेस हूँ और इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसा सोचते ही क्लेन बाहर झांककर चिल्लाकर कहता है तुम लोग मुझे प्रोटेक्ट करोगे है ना, मुझे उम्मीद है तुम ऐसा ही करोगे। क्लेन खुद से कहता है अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो ऐसा ही रिएक्ट करता है ना, लेकिन मेरी एक्टिंग इतनी ज्यादा भी खास नहीं है। लगता है मुझे मेहनत करने की जरूरत है ताकि मैं अपनी एक्टिंग स्किल्स को डेवलप कर सकूं। इसके बाद क्लेन सबसे पहले गन को
एक प्रॉपर जगह पर छुपा देता है और मेलिसा के घर आने का इंतजार करने लग जाता है। क्लेन अपने मन में कहता है जब तक मेलिसा वापस आएगी और खाना बनाएगी 7:30 बज जाएंगे, इसीलिए क्लेन खुद से ही खाना बनाने लग जाता है। और दोस्तों मानो या ना मानो, मेलिसा के कंपैरिजन में ये बंदा सचमुच में एक बेटर कुक है। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता, तो मैंने दोनों के ही हाथों का खाना ट्राई किया हुआ है। पूछा किसी ने नहीं पूछा। जैसे ही क्लेन खाना बना लेता है, यहाँ पर मेलिसा की एंट्री होती है और क्लेन के हाथों का खाना खाकर मेलिसा इम्प्रेस हो जाती है। मेलिसा कहती है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, कोई भी नहीं कह सकता कि ये तुमने पहली बार बनाया है। क्लेन कहता है एक्चुअली मुझे ये डिश वेल्च ने बनाना सिखाई है, तुम्हें तो पता ही है उसके पास एक अच्छी कुक है। वैसे इस खाने के अलावा भी जब मेरे पास पैसे होंगे, मैं तुम्हें और बेंसन को किसी रेस्टोरेंट लेके जाऊंगा ताकि अपन और भी बेटर खाना खा सके। मेलिसा कहती है अरे हाँ, तुम्हारा इंटरव्यू। तभी मेलिसा को डकार आ जाती है। क्लेन हंसते हुए कहता है इन्हें धोने का काम तुम्हारा है। मेलिसा कहती है हाँ ठीक है, और फटाक से वो इन बर्तनों को धो देती है। इसके बाद मेलिसा क्लेन से कहती है अपने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए। अगली सुबह क्लेन जैसे ही नींद से उठता है, क्लेन को पता चलता है बाहर कोई डन स्मिथ नाम का बंदा आया है। क्लेन को पता चलता है डन स्मिथ उन्हीं पुलिसमैन में से एक का नाम है जो कि क्लेन को कल मिलने आए थे। स्मिथ कहता है हमारी बात एक तांगे वाले से हुई है जिसने कि ये बात कंफर्म की है कि 27 तारीख को, यानी कि जिस दिन मिस नाया और मिस्टर वेल्च की डेथ हुई है, उसी दिन तुम उनके घर से लौटे हो। ऐसा सुनते ही क्लेन अपने मन में कहता है मुझे भी यही लगा था। 27 तारीख को क्लेन वेल्च के घर गया था। इसके बाद जैसे ही क्लेन वापिस अपने घर पे आ गया, क्लेन, वेल्च और नाया तीनों ने ही सुसाइड कर लिया। क्लेन स्मिथ से कहता है लेकिन इससे ये थोड़ी ना साबित होता है कि नाया और वेल्च की डेथ के पीछे मेरा हाथ है। अगर मैं सच सच कहूँ तो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि 27 तारीख को क्या हुआ था, क्योंकि मेरी खुद की मेमोरीज मिट चुकी है। प्रोबेबली तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मुझे भी ये थोड़ी बहुत बातें मेरी डायरी से पता चली है। स्मिथ एक शक की निगाह के साथ कहता है तुम्हारा कंपोजर तो काफी मजबूत है। क्लेन थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि क्लेन ने पूरी सच्चाई नहीं बताई है, मेन बातें छुपा ली है। क्लेन कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मैंने जो कुछ भी बताया है वो सब सच है। स्मिथ पीछे मुड़कर कहता है मिस्टर वेल्च की एक रिवॉल्वर गायब है और मुझे लगता है वो रिवॉल्वर मुझे यहाँ पर मिलेगी। आपको क्या लगता है मिस्टर क्लेन, मेरी बात सही है ना? भाई ये जो बंदा है ड्यून स्मिथ काफी शार्प बंदा है। मेरे हिसाब से तो सच्चाई बताकर क्लेन को इसी से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन क्लेन का नजरिया भी पूरी तरह से सही है क्योंकि किसी पर भी ऐसे ही विश्वास करने से काफी बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। स्मिथ की बात सुनते ही क्लेन अपने मन में कहता है तो वो गन वेल्च की है, और फटाक से अपने हाथों को ऊंचा करके स्मिथ को बता देता है कि उसने गन कहाँ छुपाई है। स्मिथ कहता है क्या तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ और भी है? क्लेन कहता है हाँ है। 2 रात पहले अचानक से मेरी नींद खुली और मैं अपनी डेस्क पे पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने सुसाइड किया है। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन बुलेट मुझे सही जगह नहीं लगी और मैं जिंदा बच गया। इसके बाद मुझे पता चला कि मेरी कुछ मेमोरीज गायब हो चुकी है, स्पेशली 27 तारीख की। मुझे कुछ भी याद नहीं है कि उस दिन वेल्च के घर क्या हुआ था। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे सचमुच में कुछ याद नहीं। अब दोस्तों क्लेन ने अपनी साइड से सब कुछ बता दिया है, सिर्फ वर्ल्ड का चेंज होना और उनकी मीटिंग को छोड़कर। स्मिथ कहता है अच्छा, मुझे भी इसी बात का अंदाजा था क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट पहले भी पाए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये है आखिर तुम जिंदा कैसे बच गए? क्लेन कहता है इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। स्मिथ कहता है ये मत समझना कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम अभी भी कड़ी शक की नजर में हो। मिस्टर क्लेन, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने में 2-3 दिन लग सकते हैं। क्लेन कहता है क्या एक्सपर्ट आ चुकी है? तुमने तो कहा था कि उन्हें आने में 2 दिन लगेंगे। स्मिथ कहता है हाँ, वो समय से पहले आ चुकी है।
क्लेन कहता है ठीक है, मुझे एक मैसेज छोड़ देने दो। ऐसा कहते हुए क्लेन एक मैसेज लिखने लग जाता है, शायद से अपनी सिस्टर के लिए। मैसेज लिखते लिखते क्लेन अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं बड़ी परेशानी में फंस सकता हूँ, मैं पुलिस वालों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है उस एक्सपर्ट को मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं कहां से आया हूं? यही सब सोचते हुए क्लेन मैसेज लिख देता है और स्मिथ के साथ बाहर आ जाता है। बाहर की साइड एक बच्चे के कारण भगदड़ मच जाती है जो कि चोर होता है। क्लेन फटाक से इसी मौके का फायदा उठाता है और स्मिथ की नजरों से भाग जाता है। क्लेन अपने मन में कहता है, मैं इस सिटी से निकलकर बेकल्यून सिटी में चला जाऊंगा, जहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, वहाँ पर मैं आसानी से छुप सकता हूँ। फटाक से क्लेन यहाँ एक तांगे पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे सिटी से बाहर ले चलो। अगले सीन में अपन देखते हैं क्लेन सोच रहा होता है बस में पहुंचने में हूँ, तभी अचानक से क्लेन को कुछ रियलाइज होता है। क्लेन चिल्लाकर गाड़ी वाले से कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी वाला कहता है, वेल्च के घर। और भाई साहब बेचारा क्लेन देखता है कि ये इंसान तो स्मिथ ही है। भाई जितना कि मैंने सोचा था ये स्मिथ बंदा तो उससे ज्यादा तेज निकला, और ये देखकर क्लेन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं पूरा माहौल ही चेंज हो चुका है। क्लेन तो आराम से अपने घर पे सो रहा होता है। जैसे ही क्लेन की आंखें खुलती है, क्लेन सबसे पहले टाइम देखता है जहाँ पर सुबह के 2:30 बज रहे होते हैं। क्लेन खुश होकर कहता है, थैंक गॉड वो सब सपना था, और रूम से बाहर जाने लग जाता है। लेकिन तभी क्लेन की नजर पड़ती है डन स्मिथ के ऊपर, जिसे कि देखकर ये हैरान हो जाता है। स्मिथ अपनी कैप को निकालते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम है डन स्मिथ और मैं एक नाइट हॉक हूँ। ऐसा सुनते ही क्लेन अपने मन में कहता है, क्या ये वही नाइट हॉक है बियॉन्डर वगैरह जैसा, जिसके बारे में जस्टिस और हैंगडमैन बात कर रहे थे? क्लेन कहता है, क्या तुम मेरे ड्रीम्स को कंट्रोल कर रहे थे जिससे कि मुझे इस तरह का ड्रीम आया? स्मिथ कहता है, नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे ड्रीम में इंटर किया और तुम्हें जरूरी चीज दिखाई। जब भी कोई इंसान सपनों के अंदर होता है तब वो अपने दबे हुए इमोशंस और विचारों को बाहर लेके आता है, इसी कारण से उसे सब कुछ भगदड़ भरा और अजीब दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई उन्हीं के अंदर छुपी होती है और उसी सच्चाई को मैं आसानी से पता कर सकता हूँ। जैसे तुम होशो हवास में हो, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारे सपनों पर भरोसा है। क्लेन अपने मन में कहता है, नॉर्मल इंसान अपने सपनों पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता, इसका मतलब अगर मैंने अर्थ के सपने देखे तो इसे पता चल जाएगा। लेकिन एक मिनट रुको जरा, अभी मेरे सपने के दौरान मैंने सूझबूझ से काम लिया, मैंने कोई भी बात रिवील नहीं करी। क्या इस दुनिया में आने के कारण से मेरी मेंटल स्टेट के साथ कुछ स्पेशल हो गया है, या फिर कहीं इसका कारण भी वो लक एनहांसमेंट रिचुअल तो नहीं? ऐसा सब सोचते हुए क्लेन कहता है, तो मिस्टर स्मिथ आपको मेरी बात पर भरोसा हो चुका है कि मेरी मेमोरीज मिट चुकी है ना? स्मिथ सोचते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये सब बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा? इससे पहले मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ उन्हें तो विश्वास ही नहीं होता कि बियॉन्डर पावर सचमुच में एग्जिस्ट करती है। उन्हें तो लगता है कि वो लोग सपना ही देख रहे हैं। क्लेन कहता है, हो सकता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं प्रे कर रहा था कि ऐसी ही पावर्स के जरिए मेरी मदद हो सके। स्मिथ कहता है, काफी इंटरेस्टिंग बात कही है तुमने, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ लक के कारण तुम जिंदा बचे हो। अभी तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये बात कंफर्म है, तुम्हारी मेमोरी सचमुच में गायब हो चुकी है। क्लेन कहता है, तो क्या मैं वापस अपने घर जा सकता हूँ? स्मिथ कहता है, नहीं, तुम्हें अभी भी एक्सपर्ट से तो मिलना ही होगा। क्लेन कहता है, लेकिन क्यों? क्या तुम मेरा ड्रीम देखने के बाद भी कॉन्फिडेंट नहीं हो? क्लेन अपने मन में कहता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर उस एक्सपर्ट को हिप्नोसिस या फिर माइंड रीडिंग वगैरह आती हो तो मेरी सच्चाई बाहर आ जाएगी। स्मिथ कहता है, ड्रीम्स के ऊपर मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन डबल चेक करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी हम दोनों अपने अपने कामों में एक्सपर्ट है, हो सकता है वो तुम्हारी मेमोरीज को वापस लाने में मदद कर दे। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए उस बुक के बारे में जिसके लिए तुम चिंता में थे। हमने मिस्टर वेल्च के घर को पूरी तरह से छान के रख दिया, लेकिन हमें वो 4th इपोच की नोटबुक कहीं पर भी नहीं मिली। मिस्टर वेल्च मर चुके हैं, मिस नाया भी मर चुकी है, तुम अकेले क्लू हो जो कि जिंदा बचे हो। क्लेन अपने मन में कहता है, कितनी हैरानी की बात है, वो बुक भी गायब हो चुकी है।
इससे पहले मैं लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। स्मिथ कहता है चलो मेरे साथ वेल्च के घर, वहाँ पर एक्सपर्ट हमारा इंतजार कर रही है। क्लेन अपने मन में कहता है मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन बियॉन्डर्स नॉर्मल इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं और मेरे ड्रीम के कारण ये इंसान पहले से ज्यादा चौकन्ना हो चुका है। एक और बात, डेफिनेटली इस आदमी ने अपने हाथ में गन पकड़ कर रखी हुई है। भाई साहब दोस्तों, अब तो सचमुच में वाइब आ रही है कि स्टोरी में कुछ खतरनाक होने वाला है। जिस तरह का बिल्डअप दिया जा रहा है, खासकर उस फोर्थ इपोच वाली बुक के लिए कतई जहर लेवल का बिल्डअप है। मतलब देखने वाली बात है, अभी से काफी सारी मिस्ट्रीज है जो कि क्लेन सोल्व करने वाला है। क्लेन किस तरह से इन मिस्ट्रीज को सोल्व करेगा, बेचारे के फेवर में एक भी सिचुएशन नहीं है। ऊपर से ये भी नहीं पता कि जो एक्सपर्ट आने वाली है वो बेचारे क्लेन के साथ क्या करने वाली है। खैर दोस्तों, इन सब बातों को जानने के लिए अगले वीडियो का वेट करना होगा, जो कि मैं बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। इसीलिए सारे भाई लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।